अच्छा, अगर मैं ऑप्शन एंड ट्रेडिंग की बात करूँ, एफएनओ की बात करूँ, तो इस पर लगाम लगाने के लिए आपको लगता है सरकार कोई कदम उठा सकती है? ज़रूर देखिए, जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग है, हुँ, ये आज भी इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। 2018 से लेके 2023-24 का एक डेटा आया था, जिसमें 4.5 लाख करोड़ जो वॉल्यूम 2018 में होता था, अभी 140 लाख करोड़ हो गया है। हुँ, तो आप देखेंगे तो 30 टाइम्स इंक्रीज़ हो गया केवल 5 सालों में। इसका बहुत बड़ा कारण है रिटेल पार्टिसिपेशन। हुँ, रिटेल ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ाया है फ्यूचर एंड ऑप्शन में। सरकार कंटिन्यूअसली ये देखती गई है कि जैसे-जैसे रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, वॉल्यूम्स तो बढ़ रहे हैं बट बहुत ज़्यादा लॉस जो है वो रिटेल को ही हो रहा है। अच्छा, अल्टीमेटली जो लॉस है, अब एक सेबी की स्टडी आई थी जिसमें उन्होंने ये बताया था कि 9 आउट ऑफ 10 रिटेल हुँ, इन्वेस्टर गेट्स लॉस इन फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट। ओके, इसी चीज़ के लिए कंटिन्यूअसली सेबी ने बहुत सारे पॉलिसीज़ लाए जहाँ पे उन्होंने अलग-अलग जैसे मार्जिन को थोड़ा कम करना, हुँ, उसके बाद जैसे वीकली एक्सपायरी को थोड़ा-सा रैशनलाइज़ करने का ट्राई किया, जहाँ-जहाँ कल काफ़ी स्टेप्स उन्होंने लिए। हुँ, वो स्टेप्स इसीलिए लिए ताकि रिटेल का पार्टिसिपेशन थोड़ा कम हो सके। क्या है, लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन या हुँ, डेरिवेटिव को है ना हेज नहीं समझ के उसको होप समझते हैं कि अच्छा, आज डेरिवेटिव्स करते हैं, क्या पता आज रात को सोएंगे और कल 100 हुँ, गुना पैसा हो जाए। हुँ, ये तरीके की वजह से ही बहुत लोग इसमें नुकसान कर रहे हैं। मैं जिस इंडस्ट्री से आता हूँ वेल्थ मैनेजमेंट, वहाँ पे हम डेरिवेटिव्स को हेज माना जाता है ज़्यादा, हाँ, कि उसको हम हेज के लिए आर्बिट्राज के लिए यूज़ करेंगे और लोग उसको होप के तरीके यूज़ करते हैं, जहाँ पे यही सोचते हैं कि वो बोलते हैं ना 21 दिन में पैसा डबल, यहाँ सोचते हैं कि बिल्कुल, एक रात में पैसा 100 गुना कैसे हो हुँ, सकता है। हुँ, सेबी ने इसके लिए बहुत स्टेप्स लिए। 2 साल पहले के बजट में वापस एफएम मैडम ने इसमें एक मेजर इंक्रीज़ किया था, हुँ, जहाँ ऑप्शंस और फ्यूचर के जो एसटीटी है, जिसको हम सिक्योरिटीज़ यस, ट्रांज़ैक्शन टैक्स बोलते हैं, वो सिक्योरिटीज़ ट्रांज़ैक्शन टैक्स ऑलमोस्ट 60% से इंक्रीज़ कर दिया था, हुँ, जो कि करीब-करीब एक जगह 0.06% था, वो 0.1% कर दिया था और जहाँ 0.125 था, वहाँ 0.2 कर दिया था फ्यूचर्स के केस में। इसके वजह से ऑलमोस्ट 60% रेवेन्यू बढ़ गई, बट सरकार रेवेन्यू के पर्सपेक्टिव से नहीं बढ़ा रही है। ये जो एसटीटी है, हुँ, ये बढ़ाने का कारण है सरकार का कि कैसे रिटेल का पार्टिसिपेशन कम किया जाए। एक और इसका मैं एक पहलू और आपको बताना चाहूंगा संध्या जी, कि खाली रिटेल पार्टिसिपेशन कम करने से भी होगा नहीं। सी, मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, जैसे एक आदमी का हार्ट रेट जब आप देखते हो तो अपसाइड डाउनसाइड होना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेट लाइन कभी काम नहीं करेगा। हुँ, वैसे ही मार्केट की वोलेटिलिटी होना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये एसटीटी जो कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स और बढ़ा दिया जाए, हुँ, तो जो मेजर प्लेयर्स है जैसे एफपीआईज एफआईआईज होते हैं, जो हुँ, बड़े प्लेयर्स होते हैं, उनका थोड़ा इंटरेस्ट इंडियन मार्केट से कम होने लग जाएगा। हुँ, और आपको एक और फैक्ट बताऊं, तो 78% पूरे विश्व का फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो वॉल्यूम है हुँ, वो इंडिया से होता है। तो एसटीटी बढ़ाने से ये इम्पैक्ट और आ सकता है। तो सरकार मेरे हिसाब से बैलेंस स्टेप्स लेना चाहेगी, तो इसलिए मेरे को नहीं लगता है कि यहाँ पे कुछ और बढ़ोतरी होगी। हुँ, ऑलरेडी 2 साल पहले किया है हुँ, और रिटेल पार्टिसिपेशन को दबाने के लिए ऑलरेडी सेबी और सरकार काफ़ी स्टेप्स और भी ले रहे हैं। हुँ, तो मेरा व्यू तो यही रहेगा कि ये ट्रैक जो एसटीटी है वो सेम ही रहेगा। हुँ। सरकार ऑलरेडी स्टेप्स ले रही है और वॉल्यूम अपना इसमें कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहा है। तो बैलेंस्ड अप्रोच है, वो मेंटेन कर रही है। दैट इज़ व्हाट बिल्कुल, आई फील। बिल्कुल। निकुंज, अभी ना आपने एफपीआई और एफआईआईस की एफ ज़िक्र किया यस, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 2025 का अगर मैं ज़िक्र करूँ, देखिए बहुत गहरा सदमा एक मार्केट को लगा था 2025 में, क्योंकि जिस तरीके से इनका आउटफ्लो हुआ है, जो सेलिंग हुई है, वो हर किसी ने देखा। करोड़ों में सेलिंग करेक्ट। चल रही थी, बल्कि अभी भी अगर मैं देखूँ आंकड़े, तो कहीं न कहीं इनकी सेलिंग लगातार जारी है। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि एक बड़ी ज़िम्मेदारी हो जाती है इनको वापसी लाने की कि एटलीस्ट वो अपना ट्रस्ट बरकरार रखें? क्योंकि मार्केट की अभी सिचुएशन अगर देखा जाए, अनसर्टेनिटी लगातार जारी है। कभी भी कुछ डोनाल्ड ट्रम्प अनाउंसमेंट कर देते हैं। कब वो टैरिफ को लेकर अनाउंस एकदम कर सही। दें, कब वो इंडिया पे या फिर चाइना को लेकर या फिर रशिया के क्रूड ऑयल को लेकर, कब उनके द्वारा क्या बयान आ जाएगा, ये कोई नहीं जानता। लेकिन इसमें जो बड़ा रोल होता है ना, वो कहीं न कहीं फॉरेन इन्वेस्टर जो है, वो बहुत बड़ा रोल इसमें अपना निभाते हैं। तो क्या लग रहा है कि मार्केट में अभी उनकी वापसी का दौर कब से शुरू होगा? संध्या जी, इसका कोई डेफिनाइट आंसर तो है नहीं कि कब से चालू होगा। बट कुछ कारण है जिसको हम एनालाइज़ कर सकते हैं कि क्यों ये आउटफ्लो हो रहा है और क्या फैक्टर्स है। अगर वो फैक्टर्स सुधरते हैं,
तो इन्फ्लो आने का चांस क्या क्या हो सकता है। तो मैं आपको एक दो लिस्ट डाउन करता हूँ कि क्या फैक्टर्स है। देखो सबसे इम्पोर्टेंट, कोई एफआई जब भी एफपीआई इन्वेस्ट करता है कोई भी कंट्री में, तो वो सबसे पहले देखता है उसके वैल्यूशंस, उस कंट्री के वैल्यूशन और रिलेटिवली दूसरे कंट्री के वैल्यूशन से ये कैसे बेटर है। तो जब इंडिया का मार्केट पिछले 4-5 साल में जिस हिसाब से ग्रो किया है, उसी हिसाब से बाकी मार्केट्स ने ग्रो नहीं किया ग्लोबली। आप देखेंगे तो बहुत सारे इमर्जिंग सेगमेंट्स है, चाइना है, ब्राजील है, अफ्रीका है, यूरोप के भी कुछ कंट्रीज है, ताइवान है, तो ये उतने रिलेटिवली ग्रो नहीं हुए जितना इंडिया ग्रो हुआ। हाँ, तो एफआईएस ने एक मौका देखा, जहाँ इंडिया समझो 20 के 22 के पी पे ट्रेड हो रहा है, वैसे ही ये कंट्रीज हो सकती कोई 7 पे 8 पे 10 पे हो रही थी, तो इनको ये वैल्यूएशन काफी चीप लगा। हाँ, अब ये वैल्यूएशन क्यों देखने गए, क्योंकि इंडिया की अर्निंग्स ग्रोथ थोड़ी स्लो थी। जितनी अर्निंग्स ग्रोथ होनी चाहिए, जब भी कोई इन्वेस्टर, जैसे आज आप भी कोई शेयर में पैसा लगाओगे, हाँ, या कोई भी आपके निवेशक भी पैसा लगाते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है देखना कि वो क्या वैल्यू पे ट्रेड हो रहा है। कोई बता दिया ये खरीद लो, वो खरीदने से बेटर है आदमी को खुद को एनालाइज करना चाहिए कि ये वैल्यू सही है कि नहीं है। तो वैसे ही एफआईएस एफपीआईस कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि इंडिया से रिलेटिवली चीपर मार्केट काफी अवेलेबल है, तो कुछ फ्लो यहाँ से निकल के वहां गया। काफी फ्लो सेकेंडरी मार्केट से निकल के प्राइमरी मार्केट में भी गया है। सेकेंडरी और प्राइमरी मार्केट हो गया, मतलब सेकेंडरी मार्केट जो हमारी डे टू डे मार्केट में ट्रेडिंग होती है, और प्राइमरी मतलब आईपीओ। तो बहुत सारा पैसा जो यहाँ से निकला है, कहीं ना कहीं आईपीओज में भी, फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा आईपीओज में भी आया। तीसरा एक और जो मेजर कारण लगता है, जो आपने भी बताया, ग्लोबल अनसर्टेनिटी, जहाँ पे रिलेशनशिप वाइज, जहाँ उनको लगता है कि नहीं इनकी अब बहुत सारे एफआईज जो है वो यूएस के तरीके से भी देखते हैं, जो ग्लोबल टेंशन है, फिर इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर था, बाकी ग्लोबल टेंशन है, तो बहुत लोग कैश पे भी बैठे हैं। बहुत सारे एफआईज एफपीएस जरूरी नहीं कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट कर रहे होंगे। देयर कुड बी सिचुएशन कि वहां पे उनको लगता है नहीं, लेट द मार्केट फॉल बाय सम टाइम। बट एक बात है जो बहुत इंटरेस्टिंग है कि इतना पैसा निकलने के बाद भी आज भी इंडियन मार्केट अपने लेवल्स को मेंटेन कर पा रहा है। हाँ, आप ये जरूर बोल सकते हैं कि पिछले 1 साल में कोई रिटर्न नहीं मिला है, बट एक जब पहले बोलते थे कि अगर यूएस छींक भी लेता है तो इंडिया को बुखार हो जाता था। बिल्कुल। अब टैरिफ आया, बहुत सारी चीजें आई, एकदम लेकिन उसके एकदम बावजूद ही मार्केट बहुत स्टेबल रहा है, स्टेबल रहा। मार्केट ने एक स्टेबिलिटी लाई है। मुझे अब लगता है कि जैसे ही अर्निंग्स ग्रोथ बेटर होगी संध्या जी, जैसे ही आप सेगमेंट वाइज ले लीजिए, आईटी है, बैंकिंग है, जैसे ही अर्निंग्स ग्रोथ बेटर होगी, सबसे पहले एफआईज और एफपीआईज इंडिया में वापस आएंगे इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि इंडिया जैसा मार्केट अभी भी ग्लोबली मुझे नहीं लगता कोई फिट है। हाँ, ऐसा नहीं बाकी मार्केट्स अच्छे नहीं है, वहां पे भी स्कोप है, बट इंडिया के मार्केट की जो वैल्यू है वो अलग है। तो जैसे ही थोड़ा अर्निंग्स ग्रोथ बेटर होगी, जैसे ही और ओवरऑल ग्लोबल सेंटिमेंट बेटर होंगे, तो सबसे पहले एफआईएस पैसा लेके इंडिया में आएंगे। बिल्कुल, और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है ना कि निकुंज, इसमें एक बड़ा फैक्टर डीआईआईएस का भी है। जिस तरीके से हम देखा जाए तो बहुत तेज़ी से डीआईआईएस में लोग अपना पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये भी एक फैक्टर है जो मार्केट को मजबूती की राह पे ले जा रहा बहुत है? एकदम 100% संध्या जी, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ही यही है। जब एफआईज इतना सेल कर रहे हैं, ये तो इंडिया के रिटेल की पावर है। आप मानेंगे, जब 31,000 करोड़ एसआईपी फ्लो है लास्ट मंथ का जो आया है, 31,000 करोड़ हर महीने आना, ये अपने आप में स्ट्रेंथ है। इससे बड़ी और क्या स्ट्रेंथ हो सकती है। तो 100% डीआईज जो कि हमारे म्यूचुअल फंड्स है और बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, उन्होंने कंटिन्यूअसली इंडिया के मार्केट को सपोर्ट किया है, तभी आज हम लोग इतने अच्छे से स्टैंड कर पाए। हम भी हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स को, हमारे जो है उनको हम इसी तरीके से एडवाइस करते हैं कि एसआईपीज आर द बेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप एक रैशनली भी आप डेटा का भी निकाल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा, अगर किसी ने सितंबर 25 से अभी तक इन्वेस्ट किया होता, सितंबर 24 से अभी तक, जबकि मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं दिया है, तो 0 रिटर्न दिखता। लेकिन अगर किसी ने एसआईपी की होती तो उसका जो एनुअलाइज रिटर्न है वो 10% आता। तो एसआईपी रिटेल के लिए बहुत अच्छी है, और आप जब मैक्रो लेवल पे देखोगे तो इंडिया के लिए बहुत अच्छी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है संध्या जी इस स्टेबिलिटी के लिए, कि एफआईएस की इतनी सेलिंग के बाद भी हम सशक्त भारत जो बोलते हैं उसकी एक अलग ये पहचान है। निकुंज, अब आते हैं सेक्टर पे, तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि इस बजट में क्या लग रहा है, कौन से वो सेक्टर हैं जो सितारा बन सकते हैं? देखिए, सेक्टर तो बहुत सारे हैं जो सितारे बन सकते हैं और बनेंगे भी जरूर, जो सरकार के नजर में है। बट मुझे एक सेक्टर लगता है जो सबसे ज्यादा बुलिश, जिसपे हम है या मुझे लगता है ये बुलिश सेगमेंट है, वो है कंजम्पशन।
कंजम्पशन के कुछ मैं रैशनल्स देता हूँ कि क्यों कंजम्पशन मुझे लगता है कि यहाँ से एक मल्टीफोल्ड ग्रोथ देना चाहिए। सबसे पहला कारण है हमारा इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। हम्म, सेकेंड, डेमोग्राफी। आज हमारी जो एवरेज एज है, हम्म, वो जो यूथ है, जो हमारी एवरेज एज है वो यूथ है, और वो जो यूथ है वो ही सबसे इंपॉर्टेंट है। जितना कंजम्पशन यूथ करता है, तो जब भी आप रिलेटिवली आप देखोगे चार्ट में, तो यूथ विल बी द हाईएस्ट कंज्यूमर्स। ठीक है, तो यूथ के वजह से देर आर गुड फैक्टर्स फॉर कंजम्पशन टू ग्रो। हम्म, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो फैक्टर बनता है वो है पर कैपिटा इनकम। हिस्टोरिकली अभी इंडिया का पर कैपिटा इनकम इज अराउंड $2800, समथिंग लाइक दैट। तो आप इसमें हिस्टोरिकली भी अगर देखेंगे, तो जो जो कंट्री इस फेज से गुजरी है, जैसे ही उनका पर कैपिटा इनकम इस $2500 से $3000 के बीच में आया है, उसके बाद जो कंजम्पशन की रैली है वो बहुत स्ट्रांग रही है। चौथा, अब आपने देखा होगा 31 दिसंबर अभी कुछ टाइम पहले ही गया है, तो पूरा जो मार्केट था, आप जितने भी हिल स्टेशन थे या जितने भी घूमने की जगह है, वो पूरी क्राउडेड थी। हाँ, आप मानोगे नहीं, जो कंजम्पशन के नंबर्स इस क्वार्टर के अभी धीरे धीरे करके आएंगे तो आप बिलीव नहीं करोगे, इट हैज रियली शूटेड वेरी हाई, बहुत ही तेजी से भाग रहा है। चौथा, आप लग्जरी की तरफ देखिए, आप कोई भी एयर ट्रैवल कर रहे हो, आप हाँ, कोई भी हिल स्टेशन जाओ, कोई होटल्स में जाओ, कोई भी तरह आप एप्पल है, एप्पल का जो ओवरऑल प्रोडक्ट टू इंडिया था, मतलब जैसे अगर उसका 100 रुपया पहले अगर ओवरऑल होता था, उसमें से इंडिया का जो प्रोपोर्शन है ऑलमोस्ट 40% बढ़ गया है। उसका कारण ये है क्योंकि कंजम्पशन इज इंक्रीजिंग। यहाँ पे पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे डेमोग्राफी हमारे फेवर में है। यूपीआई ट्रांजेक्शन्स देखिए, क्रेडिट कार्ड देखिए, अभी भी बिल्कुल। इंडिया का 100 लोगों में 3 क्रेडिट कार्ड है। अगर इंडिया में 100 लोग हैं तो 3 ही क्रेडिट कार्ड है। यूएस में 100 लोगों के सामने 300 क्रेडिट कार्ड है। हाँ, इतना बड़ा डिफरेंस है। अभी तो क्रेडिट कार्ड की जब जर्नी आगे बढ़ेगी, तो कंजम्पशन ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो मेरे हिसाब से कंजम्पशन एज अ थीम, ये अगेन 60% ऑफ जीडीपी का रोल प्ले करता है। कंजम्पशन एज अ थीम बहुत काम करेगा, और 100% सरकार ने जो रिसेंटली भी कुछ मेजर्स है, आप जैसे जीडीपी ग्रोथ देख रहे हो, उसमें कंजम्पशन का बड़ा रोल है। आपने देखा जैसे जीएसटी रेट कट हुआ, इससे कंजम्पशन को सबसे बड़ा फायदा मिलेगा। तो कंजम्पशन एज अ सेगमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंजम्पशन एज अ सेगमेंट मेरे को लगता है बहुत ही वाइटल रहेगा, और इसमें एक अच्छी ग्रोथ दिख रहा है। तो लोग, अगर आपके जो दर्शक है, अगर उनको आगे जाके कोई इन्वेस्टमेंट अगर समझना है, तो कंजम्पशन मेरे को लगता है बहुत अच्छी थीम है। चाहे वो खुद एनालिसिस करके, चाहे कंजम्पशन स्टॉक्स ले या कंजम्पशन के फंड्स ले, हाँ। बट कंजम्पशन इज अ थ्योरी विच विल वर्क वेरी गुड नाउ।